पारिजात, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की तो आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे किन किताबों का सहारा ले सकते हैं, किन गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि यदि कोई छात्र जिसने अपने एलएलबी के दौरान, चाहे वो ऑनर्स का छात्र हो, चाहे वो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का छात्र हो, यदि उसने अपने एलएलबी के दौरान चीज़ों को बहुत कायदे से नहीं पढ़ा है, अपनी किताबों को कायदे से नहीं पढ़ा है, लेकिन वो यहाँ पे एलएलएम का प्रवेश का इच्छुक है, वो एलएलएम के एंट्रेंस को पास करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी अपना जवाब बताइए कि उनको कैसे तैयारी करनी है जिन लोगों ने बहुत कायदे से अपने एलएलबी के दौरान पढ़ाई नहीं की है। जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है अपने 5 साल या 3 सालों में जी। तो आप नहीं निकाल सकते हैं जी। हाँ, अगर आप कुछ पढ़े हैं तो आखिरी मौके पे आप ये कर सकते हैं कि आप हर विषय में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप उनको छांट लीजिए, आप पॉइंटर्स बना लीजिए कि एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, आप उसको एक पन्ने पे लिख लीजिए किनारे। उसके बाद उसी चीज को बार बार पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपकी काफी चीजें तैयार हो जाएंगी और उससे आप शायद एंट्रेंस निकाल भी ले जाएं। और मैंने ऐसे कई छात्रों को देखा जो आखिरी में पढ़ के एंट्रेंस निकाल ले गए, वो 5 साल तक बहुत अच्छे से नहीं। ये सभी लोगों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 2 साल एलएलबी करने के बाद या 3 साल एलएलबी करने के बाद आदमी को लगता है कि अब मुझे एलएलएम की तैयारी करनी है, और उस दौरान उस समय तक काफ़ी उसका नुकसान हो चुका होता है। तो अभी आपने टॉपिक की बात की, आपने कहा कि कुछ खास टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर इस टॉपिक पे बात करें हम, तो सिलेबस आपने पिछले वीडियो में बताया, तो उस सिलेबस के अनुसार अगर हम टॉपिक की बात करें तो जैसे पहला विषय लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कुछ खास ऐसे टॉपिक आप बताइए, कुछ ऐसे सर्टेन एरिया बताइए जिसको ही पढ़कर या जिस पे ही मेहनत करके जूरिस्प्रूडेंस के सवाल हम कर सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम लोग के समय में जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी सवाल आए थे। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, कि जैसे किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हो गया, पर्सन हो गया, और ये सब यही मेन एरिया है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को रट लेंगे कि कौन सा ऑथर किस स्कूल से बिलोंग करता है, उसने कौन सी किताब लिखी है, कौन सा जूरिस्ट कौन सा फिलॉसफी दिया है, तो वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग होगा। तो जैसे एक बड़ी मशहूर किताब है एनवी परांजपे साहब की, जी, तो क्या जूरिस्प्रूडेंस के लिए एनवी परांजपे बेहतर है किताब? एनवी परांजपे बहुत काफ़ी सफिशिएंट है। आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर काफ़ी सवाल आप हल कर ले जाएंगे। और अगले विषय पर अगर हम बढ़ें तो जो एक बहुत ही लेंदी सिलेबस है एलएलबी में भी, एलएलएम में भी, जो आप पढ़ने आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ने की आवश्यकता है? क्या उसके कुछ खास चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता है या पूरा वो पढ़ना ज़रूरी पड़ेगा? जी, अगर ऐसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, उससे काफ़ी सवाल बनते हैं। तो जैसे कि हम देखिए, आप ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या होता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद पार्ट 4 भी आप देख सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट एरिया है। आप देखिए हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इमरजेंसी प्रोविजन, और खास करके जो सबसे लैंडमार्क केस लॉज हैं, जैसे आपने केशवानंद भारती का केस लॉ सुना होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस में आई, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी किस में आई, और फिर ऐसे, और खास करके जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं, वो भी पूछ सकता है। जैसे अभी जो 127 अमेंडमेंट बिल आया है, तो ओवरव्यू अगर लिया जाए तो संविधान, अगर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ज़्यादा फोकस करिए अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो मतलब कि जो रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं हमारी कंट्री के, रिसेंट लीगल फील्ड के डेवलपमेंट्स हैं, बड़े जजमेंट हैं, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिनका पूरे देश में असर पड़ा, और जो जुडिशरी के लिहाज से भी कॉन्स्टिट्यूशन के खास चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या एक बैरेक्ट का इंडेक्स पढ़कर आदमी जाए एग्ज़ाम देने के लिए, या बैरेक्ट को आर्टिकल्स को बिल्कुल अंदर डीप में जाकर के पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? जी, अगर आपने पहले से बैरेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप एक रिवीजन दे सकते हैं, लेकिन अब उतना समय नहीं बचा है। तो आप, अगर आप इस समय पे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप मेन फोकस, तो आप एक बार सेक्शन को ऊपर से देख लीजिए कि क्या दिया है इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप इंडेक्स देख करके कि किस सेक्शन में क्या चीज़ दी हुई है, तो इंडेक्स को अगर अच्छे से रट ले जाते हैं, अच्छे से याद कर ले जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है आपके पास। और कम समय के लिहाज से ये भी बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या ऐसा कुछ ऐसा पोर्शन, खास पोर्शन जिसमें तैयारी करने की आवश्यकता है?
जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा जाए तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए फ्रॉड हो गया, कोर्सन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। स्टार्टिंग आप देख लें तो ऑफर प्रपोजल हो गया, मीन्स वो पूरा जो डेफिनेशन वाला जो और एक डेफिनेशन क्लॉज हो गया 2, सेक्शन 2, तो काफ़ी उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, फिर आपने ये देख लेना है कि इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये सब पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। फैमिली लॉ का क्या पोर्शन ज़रूरी है? जो हिंदू लॉ से ज़्यादा सवाल आते हैं। आपने जब पेपर दिया तो उसमें सवाल हिंदू लॉ से या मुस्लिम लॉ से दोनों में ज़्यादा सवाल किससे थे? जी, मुझे जहाँ तक याद है कि दोनों में लगभग बराबर सवाल थे जी। तो एक क्वेश्चन हिंदू मैरिज एक्ट से पूछा गया था जी, और मुस्लिम लॉ से भी 1-2 सवाल थे जी। तो आपको जैसे HME हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया, तो हिंदू लॉ का बहुत एक छोटा सब्जेक्ट है, उसको आसानी से 2 दिन में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं सिर्फ बेयर एक्ट से। तो आप सिर्फ बेयर एक्ट पे फोकस करिए हिंदू लॉ में, और मुस्लिम लॉ भी 2 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं 4-5 दिनों में। और बात करें अगर लॉ ऑफ क्राइम्स की, इंडियन पिनल कोड और क्राइम्स के लॉज की, तो क्या लॉ ऑफ क्राइम्स में केवल IPC पूछा जाता है या कोई और भी लॉज पूछे जाते हैं? नहीं, जो जहाँ तक मुझे याद है IPC पे ही फोकस होता है। IPC आप सारे प्रोविजंस पढ़ लीजिए अच्छे से, जनरल एक्सेप्शंस हो गए, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, आप इन सब प्रोविजंस पे फोकस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप IPC पे अगर बेसिक पे फोकस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम हो जाएगा। एक जो बड़ा टिपिकल सा विषय है, मैं टिपिकल सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने लॉ के दौरान उस विषय को कायदे से नहीं पढ़ा, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि वो उस विषय को कायदे से नहीं पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ जी। तो क्या इंटरनेशनल लॉ को बहुत महत्व देने की आवश्यकता है या इंटरनेशनल लॉ को छोड़ा जा सकता है? क्या करना है? इतने कम समय में कैसे किया जाएगा? जी, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमें भी चौंका गया था। पिछले बार हमने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। जैसे इंटरनेशनल लॉ में हमारे समय में यूएन चार्टर है, उसके आर्टिकल 1 से लेकर 10-15 आर्टिकल तक लगातार 5-6 क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए गए थे। मतलब हमने पढ़ा, मतलब ज़्यादातर ओवरव्यू एक लिया था, उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन उसमें से लगातार 5-10 क्वेश्चन आ गए थे। तो वो काफ़ी मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रहा। जिन्होंने पढ़ा था उनके नंबर अच्छे आ गए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो लैग कर गए। आपने यूएन चार्टर की बात की जी, लेकिन आपने जब पिछली बार सिलेबस बताया था तो उसमें यूएन चार्टर की बात नहीं की थी। तो क्या विश्वविद्यालय जो सिलेबस जारी करता है, विश्वविद्यालय जो LLM के एंट्रेंस के लिए अपना सिलेबस, मॉडल सिलेबस जारी करता है, क्या उस सिलेबस पर भरोसा किया जा सकता है, रिलायबल है, या कुछ अन्य चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता होती है? जी, इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि जो सिलेबस जारी किया जाता है ज़्यादातर 80-90% सवाल उसी से रहेंगे। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 5-10% सवाल इधर उधर से आ सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट बाहर से भी आ सकते हैं। क्या पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था? कुछ अलग से सवाल आए थे? इंटरनेशनल लॉ हमने जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा, TPA एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा, TPA से सवाल आए थे। हाँ, और एविडेंस हमने एक्सपेक्ट किया था, तो एविडेंस से शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था या एक क्वेश्चन था। अच्छा। तो ये एविडेंस एक मेन सब्जेक्ट है, उससे सवाल नहीं आना तो फिर एक बड़ी बात हो जाती है। TPA की आपने बात की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो TPA के विषय में बताते चलिए कि TPA में क्या कुछ खास एरियाज ऐसे हों कि जिनको पढ़ना ज़रूरी है, जिनको ही पढ़ना ज़रूरी है? जी, TPA का अगर बात करें तो TPA में बहुत आसान होता है। TPA में जैसे सेक्शन 5 हो गया, आप सेल देख लीजिए, आप मॉर्गेज देख लीजिए, आप उसके बाद स्पेक्ट सक्सेसनिस जो होता है वो देख लीजिए। और जैसे हमारे समय में एक सवाल आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी क्या होती है, जो कि सेक्शन 73 ऑफ TPA में दिया हुआ है। तो डॉक्ट्रिन्स भी पूछ लेते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गया, पार्ट परफॉर्मेंस हो गया। तो ये जो भी आपने अगर LLB में थोड़ी भी पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस क्या हैं, और आप इस तरीके से छांट के पढ़ाई कर सकते हैं। पारिजात, जो इस बार का विश्वविद्यालय ने जो पैटर्न जारी किया है वो 70-30 का है। 70% आपके रिटन एग्जाम का और 30% आपका इंटरव्यू का। तो क्या आपके समय में भी इंटरव्यू हुआ था? जी, हमारे समय पे तो सिर्फ पेपर रिटन MCQ के बेसिस पे एडमिशन हुआ था, इंटरव्यू नहीं हुआ था। इंटरव्यू नहीं हुआ था, पूरा MCQ था। तो मतलब इंटरव्यू के विषय में आपसे राय लेना फिर ठीक नहीं है? नहीं, इंटरव्यू हमारे तो आपने बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत आपका धन्यवाद, आभार मेरी तरफ से, अधिवक्ता महोदय की तरफ से, और मेरे सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।
और आप सभी लोगों को ये जो सारी बातें बताई गई पारिजात के द्वारा, उन सभी चीज़ों पर आप ज़रूर अध्ययन करिएगा। और समय कम है, बिल्कुल समय कम है, और समय कम होने के लिहाज से चीज़ों को स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा सिलेबस या पूरा किताब पढ़ना अब बहुत मुश्किल है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपकी मदद हो सके। बाकी आप कुछ भी, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जुड़े रहें अधिवक्ता महोदय के साथ। हम जल्द ही इस श्रृंखला में और वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।